खुशियों से सराबोर हो जाए। ऐसे इंसान बहुत कम जिंदगी की राहों में मिलते हैं, लेकिन वो हमेशा याद रहते हैं। ऐसे ही हमारे दिलों दिमाग पर छाई हुई प्रतिमा है जो सबके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। MJF लायन, लायन राधे श्याम मौर्य। उनका जोरदार नाम हार्दिक लेते ही स्वागत करते हैं हम कहां तालियों के गड़गड़ाहट से। नजरों के सामने उनके बारे में सिर्फ 3 मिनट का इंट्रोडक्शन है। राधे श्याम जी। इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है। नहीं, सिर्फ दोस्त हैं, क्योंकि उनकी तमन्ना है कि भूल के भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए, हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। कोई बेगाना ना रहे इस दुनिया में, हर एक इंसान को अपना बनाया कीजिए। किसी भी जगह जाने के बाद हम ढूंढते हैं अपना आदमी, अपना दोस्त जो हमारा काम कर दे। इतना ही नहीं, अपनेपन से हमारी भावना को समझे। वो अपनेपन वाली भावना राधे श्याम जी के प्रति अपने आप आती है। उनकी आप बीती उस फूलों की तरह है जिसका जिक्र हुआ है। भगवान के फूल जिन्हें हम कहते हैं, वो है नन्हे मुन्ने प्यारे हमारे बच्चे जो हमारी जिंदगी में गुलशन खिलाते हैं। हर बच्चा अपनी जिंदगी में एक उमंग लेकर आता है, लेकिन राधे श्याम जी की बच्ची दिल में सुराग लेकर आई। विकलांग पैदा हुई, अपनी आंखों के सामने घुट घुट कर मरते हुए उन्होंने देखा और कुछ नहीं कर सके। उनकी बेटी की जीवन ज्योत बुझ गई, लेकिन उनके मन में वो लौ जल रही थी। जब भी कोई उस जैसे बच्चे दिखते, उनके अंदर से आवाज आती, पापा मुझे जीना है। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर जन कल्याण की तरफ उनके कदम बढ़ गए और लायंस क्लब की ओर ले गए। उन्होंने लायंस को ही जिंदगी का मिशन बनाया। अब लायंस क्लब ही उनकी जिंदगी है। खुदा को भी रास आ गई ये बंदगी, जन कल्याण हित लायंस में बिताऊं ये जिंदगी। लायंस क्लब कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स, जिसने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और सेवा कार्य करने में पूरी मदद की। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के रूप में 4 साल तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ एक पोस्ट को लेकर हैंडीकैप, मेंटली चैलेंज्ड और ब्लाइंड बच्चों के लिए कार्य करने का सौभाग्य मिला। रीजन चेयरमैन के समय उनका रीजन सबसे बेहतर था। लायंस क्वेस्ट सैटेलाइट एरिया बोर्ड में 2400 बच्चों को लाभ देते हुए दहिसर स्लम एरिया तक पहुंचे। माइक्रो में उनको जॉइंट PRO तथा जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट ने बहुत कुछ सिखाया और इस काबिल वे उभर कर आए कि ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन लायन राधे श्याम मौर्य का। जोरदार तालियों से उनका गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी हमारे पिता तुल्य माता तुल्य हैं और आज मैंने लाइफ चेंजिंग सेमिनार अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए किया है और इसमें यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं उनका सबका सहयोग मिला है। और मैं अपनी घटना एक बताना चाहूँगा। अभी मैं जबलपुर जा रहा था, सतना जाना था मुझे 19 फरवरी को। उस दिन हमारे ट्रेन में एक बुजुर्ग दादा दादी थे, उनके साथ एक 8 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा था। दोनों उनके साथ में थे, लेकिन बच्चे बहुत बदमाश थे। वो इतनी बदमाशियाँ कर रहे थे कि पूरे डब्बे के लोग, सभी लोग परेशान थे कि उनको ये दादा दादी समझाते क्यों नहीं है कि उसको मना करें कि वो बदमाशी नहीं करे। लेकिन दादा दादी बहुत चुप थे। तो हम लोगों ने सोचा, घंटा भर यही चलता रहा। वो बच्चा कभी मोबाइल छीने, कभी लैपटॉप छीने, हर एक को परेशान कर रहा था। तो हमने उनसे पूछा थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद, कि अंकल आखिर आप इनको, बच्चे को मना क्यों नहीं करते। बोले बेटा समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और इसके माताजी पिताजी एक एक्सीडेंट में गुजर गए और मैं बम्बई से अभी आ रहा हूं और उनका दाह संस्कार करके आया हूं। अभी बच्चों को मैं क्या कहूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद लोगों के भाव बदल गए। उनके प्रति जो हमारा नजरिया था, कैसे बदमाश बच्चों के साथ रहते हुए दादा दादी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं कि हमको सोचते नहीं है कि उस व्यक्ति का क्या भाव है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो जिंदगी में हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हमारी हैबिट होती है, कोई भी चीज़ हमने देखा तो हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। तो हमारी जब उम्र ढलती है तो हमारे साथ भी यही समस्याएं आती है। घरों में, परिवारों में यह चीज़ें हम सब के साथ आती है कि हम सहना छोड़ देते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप हो जाता है। बहुएं आ गई, बेटे आ गए। जब बहू बेटा आता है तो वेदों में कहा गया है कि पुत्र से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है, क्योंकि वो आपके घर में आते ही पहले तो पत्नी का प्यार छीन लेता है,
जो पत्नी 100% प्यार करती थी पति से, वो उसका 80% हो जाता है, उसका 80% प्यार बच्चे के लिए चला जाता है, खाली 20% रह जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वो प्यार भी उसका बढ़ता चला जाता है, पति के लिए उसका प्यार कम होता चला जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसकी शादी होने की होती है तो पहला काम बेटा क्या करता है, वो आपका बेडरूम छीन लेता है, आपको उस बेडरूम से बाहर कर देता है, और हम लोग प्यार से उसको देते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी हो हमसे कहे कि नहीं आप अपना एक कमरा दे दो, 2-4 दिन भाड़े पे दे दो, तो हम शायद उसको नहीं देंगे, मना कर देंगे। लेकिन बेटा क्योंकि उससे अपना लगाव है कि मेरा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, और हम उसको बिना सोचे समझे वो बेडरूम दे देते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा ऑफिस में आता है, कहता है पापा आपका यहाँ क्या काम है, आपका उम्र हो गया है, अभी आप भजन भाव करो, मंदिर जाओ, यहाँ ऑफिस में मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे आप उसको अपनी तिजोरी की चाबी भी दे देते हो। वही बच्चा धीरे धीरे जब और बड़ा हो जाता है तो फिर एक दिन आता है जो हम सोचते हैं हमने सब कुछ दे दिया, और वो बेटा कहता है क्या पापा आपका यहाँ क्या काम है। उस समय एहसास होता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्योंकि गैर से धोखा नहीं मिलता है, धोखा अगर मिलता है तो अपनों से मिलता है। तो अपनों से अगर मिलता है हम उसके साथ तालमेल कैसे बिठाएं। अगर हमारी उम्र बीत रही है तो हमारा तालमेल बिठाने का जो नजरिया है उस पर हमको गौर करना चाहिए कि हम उस स्थिति में क्या करें। जब हम बड़े हो रहे हैं तो हम जब पहले सोचें कि जब हम बच्चे थे, जब 6-7 महीने के बच्चे थे, उस बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं तो उसके अंदर वो गिरता है बार बार, हम उसको गिरने देते हैं, उसको चोट लगता है, चोट लगने देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हम वो सारी चीजें बंद कर देते हैं, हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम खुद गिरना नहीं चाहते। हमको लगता है हम बहुत बड़े हो गए, हमारा ईगो आ जाता है, हमारे सामने समाज आ जाता है, सारी चीज आती है। हम रिस्क लेना जब बंद कर देते हैं उसके बाद हमारी सारी ताकत चली जाती है, और जब हम इस उम्र में आते हैं तो हमको लगता है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक कैप्टन सेंड्स की कहानी बताना चाहूँगा, जो है मिलिट्री से 63 ईयर्स ओल्ड में रिटायर हुआ। जब रिटायर हुआ तो सब ने सोचा कि अब तो आराम करना चाहिए, क्या करना है काम करके, बहुत कमा लिया है, पूरी जिंदगी जी ली। लेकिन उसने कहा नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता था। उसको एक रेसिपी आती थी कि जो ये KFC आप देखते हैं, केंटुकी फ्राई, बहुत सारे हम लोग वेजिटेरियन हैं लेकिन नॉन वेजिटेरियन की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। केंटुकी फ्राई में उसको एक रेसिपी आती थी कि इसको अपने चिकन को, उसका एक रेसिपी उसको आता था कि वो बनाते समय उसमें अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरा हो जाता था। उस व्यक्ति ने सोचा मैं अपनी रेसिपी बेचूं, और उसने रेस्टोरेंट में जाना शुरू किया। 2 साल तक लगातार वो 1062 रेस्टोरेंट में गया, सबने मना कर दिया, लेकिन वो हारा नहीं। डेली सुबह तैयार होता और उसके बाद क्रम से चालू करता कि नहीं मुझे तो इसको बेचना ही है। और 1063 जब रेस्टोरेंट में गया उसमें उसने इंटरेस्ट दिखाया, और जब उस रेसिपी को उसने कहा कि आओ बनाओ, उसके बाद से वो रेसिपी चल निकली। आज पूरी दुनिया में उसके हर जगह ब्रांचेज हैं, आपके मीरा भाईंदर में भी ब्रांचेज मिल जाएंगे। तो व्यक्ति जब सोचने लगता है कि मुझे जीना है, तब उसके अंदर वो ताकत आती है और वो जीना शुरू करता है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हम लोग ये सोचते हैं 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, उसके बाद हम सोचते हैं करना क्या है, क्यों जीना है, हो गया बहुत हो गया। लेकिन हम लोग देखें, अगर दूसरी जगहों की बातें देखें तो वो लोग 60 साल के बाद दुनिया घूमना शुरू करते हैं, दुनिया देखना शुरू करते हैं, और उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल बनती है कि नहीं मुझे तो आगे बहुत कुछ करना है। वहां से उनकी जिंदगी है। मैं हमारे एक दोस्त की कहानी बताना चाहूंगा कि 1993 बॉम्बे ब्लास्ट सबको याद होगा। मैं भी उस मौत से सिर्फ 5 मिनट दूर था। 5 मिनट लंच करने गया, उसी समय ब्लास्ट हुआ, और वो हमारा मित्र उस ब्लास्ट में उस समय स्टॉक एक्सचेंज के सामने था, और जैसे ब्लास्ट हुआ वो गिर पड़े। गिरने के बाद उनके पूरे शरीर में पूरी छलनी हो गई, दायां हिस्सा तो पूरा खत्म हो गया। 10 मिनट तो उनको होश नहीं रहा। 10 मिनट बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। पहले तो उन्होंने अपने ऊपर जो 4-5 लोग गिरे थे उनको हटाया, फिर उन्होंने कहा मुझे अपनी खुद की मदद करनी पड़ेगी, मुझे मेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आते हैं उस दिन आप दुनिया जीत लेते हो। और वह मित्र अपनी दाएं हाथ को उन्होंने पकड़ा, क्योंकि पूरा निकल चुका था, मांस लोथड़े ये सब दांत वगैरह दिख रहे थे। उन्होंने उसको पकड़ा, उनकी एक अटैची उठी, उसको उठाई। उसको उठाने के बाद वहां यूनियन बैंक के पास गए, स्टॉक एक्सचेंज के सामने। वो अटैची उन्होंने वहां पर दी ब्रांच मैनेजर को,
ब्रांच मैनेजर को देने के बाद वो बाहर आए, उन्होंने टैक्सी पकड़ी, टैक्सी पकड़ के उसको कहा कि हॉस्पिटल चलो। एक हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल ने मना कर दिया, बोले यहाँ पेशेंट के लिए जगह नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल जाइए। दूसरे में गए, वहाँ जगह नहीं मिला। तीसरे में गए, जीटी हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया जगह नहीं है, वो वहीं पर बैठ गए। बोले अब मुझे इससे आगे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरी ताकत नहीं है, शरीर में खून बचे नहीं है, सिर्फ 2 लीटर खून बचा था। और वो व्यक्ति ने कहा नहीं मैं तो यहीं रहूँगा। उसी समय 1 नंबर जो बेड था, उसका जो पेशेंट था वो गुजर गया। डॉक्टर ने इनको लिटा दिया। इनको लिटाने के बाद जब लिटाया तो इनकी इलाज शुरू हो गई, और इन्होंने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई, वो हमारे दोस्त आज हमारे बीच में हैं। आज उस सकारात्मक सोच की वजह से हमारे सामने जिंदा हैं। कीर्ति भाई, मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ पे आए हुए हैं, कीर्ति अजमेरा जी। कीर्ति भाई यहाँ आइए आप। कीर्ति भाई हमारे जीते जागते उदाहरण है। इन्होंने जो हिम्मत दिखाया है, आज भी इनका हाथ आप देखेंगे तो जिस रूप में है वो बहुत आपको, आज भी इनके 40 ऑपरेशन हो चुके हैं, 7 साल तक लगातार हॉस्पिटल में जाते रहे। आज भी इनके शरीर में शीशे निकलते हैं, लेकिन इन्होंने जब नई जिंदगी मिली उसको समाज के लिए समर्पित कर दिया। हम लायंस क्लब में आपके साथ, हमारे हेड पीआरओ थे, हम आपके साथ में काम करते थे। मैंने आज बुलाया कि आप दिखाओ जिंदा दिली क्या होती है। हम लोग जिस दिन सोच लेते हैं कि हम मर गए, उसी दिन खत्म हो जाते हैं। हमें जिंदा रहना चाहिए, हमारे अंदर ये भाव आने चाहिए कि नहीं मैं जिंदा रह सकता हूं। तो मैं कीर्ति भाई को इसीलिए बुलाया कि सर आप जीते जाते उदाहरण हो, ऐसे उदाहरण कम लोग होते हैं। इन्होंने जिंदगी किस तरीके से जिया कि वो हमेशा इतने प्रॉब्लम्स थे परिवार में, हर चीज में, एक लड़का एक लड़की है, आज इन्होंने सारी चीजें मेहनत करके सेटल की है। पूरी जिंदगी इन्होंने समाज सेवा में दी है। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। कीर्ति भाई आप हमारे बीच आए, अपनी बात आपको रखने का, इनको देख करके आप इंस्पायर होइए कि जिंदगी में आपको हारना कभी नहीं है। प्लीज मैं आपको हमारे सचिन तेंदुलकर की बात बताना चाहूंगा। सचिन तेंदुलकर की मां ने कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देखा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पहली बार जब इंटरनेशनल मैच खेलने गए तो पाकिस्तान गए थे। उसके पहले तक उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, खेल खेला, लेकिन वो खेल जब पाकिस्तान खेलने गए, पाकिस्तान में उस समय टेस्ट मैच चल रहा था, 5वां दिन था, भारत के 4 बैट्समैन हार चुके थे और वसीम अकरम के बॉल का सामना करना था सचिन को। उस समय जो बॉल आती थी वो किसी को था कि दिखता ही नहीं है सचिन की बॉल, और उनकी माँ वो पहला टेस्ट मैच देख रही थी, पहला इंटरनेशनल। बेटा कहीं पे भी जाए तो माँ की हमेशा ममता रहती है कि नहीं बेटा गया है, और दूसरे देश में गया है तो हमेशा लालायित रहती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। और उसका बॉल आया वसीम अकरम का, और उनके नाक में लगा और सीधा नाक से खून बहने लग गया। और सब लोगों ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू थे, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा चलो खेल नहीं सकते हो, घायल हो चुके हो, तुम्हारी स्थिति नहीं है, खेलो, चलो वापिस चलते। तब उस लड़के ने कहा था, 16 साल के लड़के ने, कि मैं खेलूंगा। लोगों ने कहा क्या? बोले मैं खेलूंगा। वह शब्द थे, स्टार उस दिन पैदा हुआ था। आज सचिन को हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, और क्योंकि उस दिन अगर उसने उस 10 सेकंड में डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज हम सचिन को नहीं पूछते। सचिन उस दिन स्टार बना। तो हमारे अंदर जब ताकत आती है, हम वो सोचते हैं। उनकी माँ ने मैच जब हुआ 100, जब उसका था कि अब ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, तब उनकी माँ ने वो मैच देखा था, और वो माँ देखने गई थी। बोली इसके पहले तक उसने माँ नहीं देखा, बोले बेटे खून नहीं देखा जाता है। तो मैं वो मैच दिखाना चाहूंगा आपको। Even a bloodied nose on that same tour of Pakistan in 1989, courtesy Waqar, did not stop him. मैं बागवान के क्लिपिंग आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि हमें कितनी बार अपने परिवार को, अपनी पत्नी को प्यार करना है, यह कहना चाहिए, और हम लोग अपने परिवारों में यह चीज़ भूल जाते हैं उम्र के साथ साथ। देवी और सज्जनों, आपने मेरे बारे में अभी जो कुछ भी सुना उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूं या मुझ में कई गुण हैं। वो प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान है।
देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। आप सबने लेखक बागवान तो देखा होगा, लेकिन इसमें जो सोच के सागर में भाव डूब के है ना जाने वो कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे दिखाया। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। यह किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। यह किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। यह किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। यह किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थीं मगर अब परसों से खामोश। आगे क्या लगा उससे? जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे
कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है, उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए? औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। और रही मेरी बात, तो हमारी चिंता तो आप कीजिएगा मत, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम इसलिए खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमें जीवन ने एक ऐसा हम सफर दिया जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए, जिसके साथ चलते चलते उलझने सुलझती गई, और वो हम सफर है मेरी पत्नी। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बात जितनी बार कहनी चाहिए कहते नहीं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूंगा। पूजा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत। मितेश, Thank you for being there. तुम हो तो हम हैं तो सब कुछ है, और ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही कहना था मुझे। सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डैड, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। राज साहब, बागबान लिखने की इंस्ट्रक्शन आपको कहां से मिली? राज साहब, बागबान अगर आपके परिवार की कहानी होती तो आप क्या करते? जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। उन्हें मैं सजा देता। कितनी सही बात कही है बागवान में अमिताभ बच्चन जी ने, कि हम लोग जिस पौधे को सींच करके इतना बड़ा करते हैं और उससे जब दर्द मिलता है तो वो परिवार ना तो अपने किसी संबंधी से कह सकता है और ना किसी परिवार के सदस्य से कह पाता है। हर पल वो घुटता है, हर पल उसको लगता है कि मैंने क्या किया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें होती है। मैं अभी सतना गया था 19 फरवरी को, तो सतना स्टेशन पे जब मैं उतरा तो एक शादी में गया था, तो वहाँ की बहुत छोटी सी घटना है, मुझे मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि शादी में गए हैं, तो मैंने बूट पॉलिश कराने के लिए वहाँ खड़ा हो गया। जब बूट पॉलिश करा रहा था तो एक अंकल थे 65 साल के, बूट पॉलिश कर रहे थे, और बूट पॉलिश करते हुए उन्होंने काफ़ी समय लगाया, पॉलिश की, और उसके बाद उसको जब उसकी फिनिशिंग कर रहे थे उसमें काफ़ी समय लिया। तो मुझे लगा कि बहुत टाइम हो रहा है, क्योंकि शादी में जा रहे थे इसलिए लेट हो रही थी। तो मैंने कहा अंकल इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे दिखता नहीं है।
उस समय मेरे दिल को जो लगा, यह व्यक्ति 65 साल की उम्र और जिसको दिखता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो जज्बा है सेवा का, जो भाव है कि नहीं मुझे तो मेहनत करके ही कमाना है और अपने आप को कभी झुकने नहीं देना है, अपने कंधे को कभी झुकने नहीं देना है। और उसको वहां सतना स्टेशन पर सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट से पंडित जी कह के बुलाते हैं। वो व्यक्ति जात से भले पंडित नहीं रहा हो, लेकिन कर्म से पंडित था। तो वो भाव जब आपके अंदर आता है कि आपको मेहनत करनी है, वो भाव लाना है, तो आपके परिवार में जो खुशहाली आती है। आपके अगर चेहरा झुका हुआ आप घर लेकर के जाओगे, तो जैसे कहते हैं कि घर से अगर कहीं रोते हुए जाओ तो मरने की खबर लाओगे, हंसते हुए जाओगे तो शादी की खबर लाओगे। तो हर एक की जिंदगी में ये चीज आती है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे आसपास ही खुशियां बिखरी पड़ी है। जैसे भाईंदर वेस्ट में सीनियर सिटीजन का इतना बड़ा जो आपका ग्राउंड बना है, वहां पर देखिए तरह तरह के पलकर चलते रहते हैं। आपके हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हुए, सब लोग मिल करके वहां पे योगा चलता है, बाकी क्लासेस चलते हैं, सारी चीजें चलती है। तो आपके लिए वो जब चीजें चलती है तो उसमें आपको कुछ पल बिताने से जो खुशियां मिलती हैं, जो आप घर में 18 घंटा नहीं पा पाते हो, वहां 3 घंटे में पा जाते हो। तो वो एहसास करना कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। ऐसी 7 महिलाएं थी और वो बुजुर्ग थी। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, उनके पास कोई साधन नहीं था, बॉम्बे की बात है, लेकिन उन 7 महिलाओं ने इकट्ठा होकर के सोचा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने उनके पास से 80 रुपये इकट्ठा किया और उन्होंने लिज्जत पापड़ बनाने की शुरुआत की। आज हम लिज्जत पापड़ देखते हैं, इतना विशाल रूप, जिसका 400 करोड़ का टर्नओवर है साल का। ये आप सब कर सकते हो। इस भाव में आओ कि आपके अंदर वो कमजोरी नहीं है, वो ताकत है। कि कोई ये कहे कि नहीं वो आप यूनिटी हम लोग बना लें तो बहुत कुछ समाज में बदला जा सकता है। सिलाई कढ़ाई बहुत सारे प्रकल्प हैं जो लिए जा सकते हैं, जिसको लेकर के हम लोग समाज में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको एक भाग मिल्खा भाग की पिक्चर दिखाना चाहूंगा, जो पाकिस्तान मैच जीतने गया था। मिल्खा सिंह की कहानी ऐसी थी कि उसको 2 चीजों से बहुत प्यार थी। आप लोगों ने सबने मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग देखा होगा। उसको किस चीज से प्यार था? एक तो दूध, मिल्क, दूसरा उसको प्यार था ब्लेजर, इंडिया का ब्लेजर। जब उसने पहली बार देखा, उसे लगा कि मुझे ब्लेजर लेना है, उसके लिए उसने जान लगा दी। उसके कितने प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसके बाद वो इतना जीतता चला गया। जब पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उसके साथ क्या हुआ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो वायर जोड़ दी है, रेडियो स्टार्ट कर। ओए स्टेशन चेंज कर यार। 1 मिनट। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का नजारा आज देखते ही बनता है। लगता है पूरा का पूरा पाकिस्तान आज इस स्टेडियम में सैलाब बनकर उमड़ पड़ा है। और उधर हिंदुस्तान आगे आ जाइए सर। लोगों की धड़कनें इस वक्त रफ्तार पकड़ रही होंगी। यहाँ आसमान में हवाई जहाज रंग बिखेरते हुए और पाकिस्तान के जनरल आयूब खान साहब का शानदार काफिला स्टेडियम में दाखिल होता है। Your Excellency, good morning. Welcome to Pakistan. Thank you, sir. All the best. Thank you. Same to you, sir. Good morning, sir. All the best. Thank you, sir. Best of Thank luck. you, sir. All the best. Thank you, sir. All the best, Milkha Singh. Thank you, sir. आपसे पूरे मुल्क को बहुत उम्मीद है। जी हाँ, कोशिश तो पूरी रहेगी। All the best. Thank you, sir. और यहाँ माहौल गर्माता हुआ ऐसा लग रहा है कि जैसे लाखों लोग एक साथ सांस ले रहे हैं, या यूं कहें कि सबकी सांसें रुक सी गई हैं। सबको पीछे छोड़ना है आपने। कोई नहीं जी सकता आपसे, और कोई मिल्खा शिल्का नहीं।
You're the हाँ जी best. सर। You are the champ. It's time! Come on, शेरपुत्र. Come on. जब मैच पाकिस्तान से हो तो देखने का भी मजा अलग होता है, चाहे वो क्रिकेट हो Go या for हॉकी it. या कोई और भी खेल। आओ. मिल्खा सिंह पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ये पाकिस्तान आपकी बंटवारे जिंदगी के समय की से परिवार पूरे परिवार को मार दिया गया था। दो मिल्खा सिंह मिनट अकेला बचा था जो पाकिस्तान से आया था भाग करके, और इसकी बहन बची थी, इसलिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहा। लेकिन जब भारत सरकार ने इसको दबाव डाला तब ये खेलने गया। वहां जब ये गांव में गया था, इसका दोस्त मिला, उसने कहा मैं बच गया था। लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते। दंगा फसाद जब होते हैं तो लोग किसी को नहीं सोचते कि कौन है, क्या है, कितना दोस्त है। और जब वो दोस्त से मिला उसके बाद से जो पाकिस्तान में रेस दौड़ी है, और इसको उस समय जो फ्लाइंग सिख का खिताब मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला। सबकी नजरें उसी रेस ट्रैक पर, कौन जीतेगा? हिंदुस्तान की उम्मीद मिल्खा सिंह या पाकिस्तान की शान, एशिया का तूफान कहे जाने वाले अब्दुल खालिक। शुरू और इस रेस में शुरू से ही पाकिस्तान के अब्दुल खालिक बहुत बनाए हुए, लगता है वो जीतने का फैसला करके है। अब्दुल खालिक आसानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए बेबाक बेधड़क जीत को हासिल करने की ठानकर आगे बढ़ते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जीत उनके कदमों को चूमती हुई। अब्दुल खालिक औरों को पीछे छोड़ते हुए यहाँ कुछ और हो रहा है, लेकिन ये भी मिल्खा सिंह अचानक से रफ्तार पकड़ते हुए एक इधर की को सबको पीछे ताली बजा सकते हैं आप। और कितनी आसानी से उन्होंने पाकिस्तान के दोबारा कभी ना देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि हवा उन्हें खुद उड़ा कर ले जा रही है, बादलों पर दौड़ रही है मिल्खा सिंह। Come on, Milkha. परिवार के जीत पे लोग कितनी खुशियां मनाते हैं। सर जल्दी मत आइए, आप बैठे रहिए, दिखेगा नहीं। पाकिस्तान में मिल्खा सिंह थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा, थोड़ा प्लीज। इसलिए मैं पूरे देश में एक दिन की छुट्टी का प्रस्ताव रखता हूँ।
आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। ऐसे हमारे देश के हीरो हैं जिन्होंने दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है। फक्र महसूस कर रहा है। आज भी 84 साल की उम्र में मिल्खा सिंह दौड़ते हैं और मैराथन में लगभग हिस्सा लेते हो। मैं एक छोटा सा आपको एक घड़ा है पानी का। पानी के घड़े से रोज हर लोग ठंडा पानी पीते हैं। पानी के घड़े से सबने, घड़े के ऊपर जो ढक्कन है उसने कहा कि मित्र तुम सबको ठंडा पानी पिलाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सर पर रहता हूं, मुझे कभी मेरी प्यास नहीं बुझती है, ऐसा क्यों है? तो उस ढक्कन ने कहा, घड़े ने कहा उससे कि मित्र, जो लोग आते हैं मेरे सामने वो झुक जाते हैं, जब झुक जाते हैं तो उनको मैं शीतल जल से भर देता हूं। तो ऐसे हमारे जो माँ बाप है, जो बेटा उनके सामने झुकता है तो माँ बाप का स्नेह, जो प्यार उसको मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, वो इतना अतुलनीय है को समझ नहीं सकता है। और जो अहंकार से भरा रहता है वो हमेशा खाली रह जाता है, जैसे ढक्कन खाली रह जाता है। ऐसे हमारा जीवन है कि जो लोग भी आते हैं हमारे साथ मिलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती में वो सारे मिलते चले जाते हैं, बाकी मिल ही नहीं पाते हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि हम लोगों को ऐसा बनना चाहिए। ये एक मैंने पिक्चर बनाई है, एक माली था जो जिसका घर जो था वो 1 किलोमीटर दूर नदी से था। वो डेली पानी भर के लेके आता और अपने घर का काम चलाता। तो ये माली जो है डेली जब नदी से पानी लेकर के चलता, उसमें से दोनों घड़े में से एक घड़े में थोड़ा सा सुराख था। जब वो पानी लेकर के आता तो घड़ा पहुंचते पहुंचते आधा हो जाता। तो डेली यही घटना घटती। तो उस घड़े को बड़ी दुख हुआ कि देखो मैं चूता हूं और पानी आधा पहुंचता है। तो उसने माली से शिकायत की कि आप जो है मुझे या तो बदल दो या तो मेरे लिए कुछ करो, क्योंकि मैं अधूरा हूं, आपके लिए पूरा पानी, आप इतनी मेहनत करते हो पूरा पानी नहीं हो पाता है। और दूसरा घड़ा जो है अहंकार से हमेशा भरा रहता था। तब माली ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो दूसरे दिन जब नदी से वापस आया तो उससे उसने कहा कि देखो तुम्हारी तरफ बहुत सारी हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, मुझे तुम्हारी कमियों का पता था, तुम्हारे अंदर से पानी चूता है, इसलिए मैंने फूल के बीज बो दिए थे। तो जब भी तुम आते हो तो उसमें फूल खिलते हैं और उस पानी से उसकी सिंचाई होती है। दूसरी तरफ जो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है वो हमेशा भरा ही रह जाता है, खाली रह जाता है, उसकी तरफ देखो सूखा ही सूखा है। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है कि हम जिस दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरते हैं तो हमारी जिंदगी में खुद ब खुद खुशियां आ जाती है। तो हमें हमेशा दूसरों के लिए करना चाहिए। हम लोग लायंस क्लब में भी यही चीजें करते हैं कि सेवा के क्षेत्र में लगे रहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत रियल स्टोरी बताना चाहूंगा। हमारे मित्र सुशील सुराणा जी हमारे बीच में हैं। उनके पिताजी की कहानी है, नयनमल जी सुराणा। जब उनकी शादी हुई तो उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनके एक भाई थे, 3 साल का बहन थी। उन्होंने उसको संभालना शुरू किया। संभालने के साथ साथ वो सिगरेट के बहुत शौकीन थे, चेन स्मोकर थे आप जिसको कह सकते हैं, कि डेली 2 पैकेट सिगरेट पीना। उनके 3-4 बच्चे हो गए और एक दिन उन्होंने सोचा, बड़े बेटे को कहा कि जाओ बेटा ये सिगरेट लेके आना। तो उन बेटे ने कहा पिताजी मैं सिगरेट नहीं ले आऊंगा, कि अगर मैं सिगरेट लेने जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये भी सिगरेट पीता है। वह बात पिताजी को लगी, उसी क्षण उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। अच्छी आदतें आपको बनाती हैं और बुरी आदतें आपको गर्त में लेके जाती हैं। उसका परिणाम रहा कि नयनमल जी सुराणा वहां से बॉम्बे आए। यहाँ उनके 5 बेटे और सभी लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस संभाला। आज फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में है, संपन्न है। और उन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थानी में बहुत सारे बुक्स लिखे, किताब लिखी, कविताएं लिखी। और उनके जो बहुत बड़ा एक इनका जो है सिद्धगिरी ने शिखरो बोले नमो अरिहंताणम, इनके बोल हैं। मोबाइल में आप लोग सुनते होंगे, रिंगटोन बहुत से लोग लगा के रखते हैं जैन धर्म में। तो वो उनके देन है कि वो चीजें इन्होंने समाज को दी। आज नयनमल जी सुराणा जी हमारे बीच नहीं है, 2 साल पहले गुजर गए। लेकिन मैं उनसे जब भी उनसे मिला तो हमेशा नई प्रेरणा मिली, नई चीजें, हमेशा उम्मीद में जीते थे। वो मेरे ख्याल में 90 साल के होकर के गुजरे थे। क्यों सुराणा जी?
93 ईयर्स में जो जिंदा दिली थी वो देखने को बहुत कम मिलती है। तो हम लोगों को अपने अंदर वो उस आग को जलाए रखना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे, वो जो है डेली शराब पी के आता घर में, और शराब पी के आके टीवी देखता, बच्चों से गाली गलौज करता। बच्चों को लगा क्या करें। एक बेटा था, उसने सोचा कि घर का माहौल तो ऐसे ही है, और उसने अपना रास्ता पकड़ लिया, पढ़ाई शुरू कर दी, घर पे ध्यान देना बंद कर दिया। जो छोटा बेटा था वो पिता की राह चल पड़ा, बोले घर का माहौल खराब है, पिताजी शराब पीते हैं, हम भी पियेंगे। वो भी शराब पीने लगा। धीरे धीरे एक टाइम आया कि बड़ा बेटा आईएएस ऑफिसर बना, और छोटा बेटा वो शराबी था। उसी दिन, जिस दिन उसको सम्मानित किया जा रहा था शहर में आईएएस ऑफिसर को, उसी दिन उसके भाई को जेल भेजा जा रहा था। एक ही माहौल था। दोनों से पूछा ऐसा क्यों हुआ, कि तुम्हारे अंदर ये बातें क्यों आई कि तुम जो है बदल नहीं पाए। वो दोनों बेटों ने कहा मेरे घर का माहौल खराब था। बड़े बेटे ने कहा मेरे घर का माहौल खराब था, पिताजी की आदत खराब थी, लेकिन मैंने सोचा पिताजी का दोष नहीं है, उनकी आदत है, नहीं सुधरती है, मुझे खुद को सुधार लेना चाहिए, और वो अच्छे रास्ते चला गया। दूसरे ने कहा नहीं, पिताजी के रास्ते चलते यही अच्छा है, क्योंकि वो आसान रास्ता हम लोगों को बहुत जल्दी पकड़ में आता है। हम लोग हमेशा मुश्किल रास्ते नहीं पकड़ते, इसलिए वो कुछ नहीं हो पाया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बेटा होने पर गर्व कैसे करते हैं लोग। बिहार की घटना है। बिहार, छत्तीसगढ़ से एक लड़का जो आईएएस ऑफिसर बना, उसकी कहानी मैं दिखाना चाहूंगा। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। क्या सोचते हैं अपने बच्चों के विषय में, क्या क्या करते हैं? एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी। 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था, और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे, और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको, दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं, और संघर्ष हर एक के जीवन में। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में, या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना, और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं, और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है, और बस ये होती है अगर पुत्र हो ऐसा। हर माँ बाप को गर्व होता है जब बेटा उसका सर होता है। ये तो सरप्राइज। प्रेम कुमार जी, हाँ, कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम। जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था, ये आज की सोच नहीं है। आपको पता था आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ। उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कह दूं, वो कभी नहीं सोचा।
मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था। मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। लोग बच्चों मेरे के लिए क्या पिताजी नहीं करते, मुझे मरने के बाद दिए। अब वो जमीन में इसको देता मरने के बाद, तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं दूं, अब ये दे दे, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। ये भाव आते हैं तब समाज बदलता है। बेटा कैसे हो, आप खाने पाने के ध्यान दीजिए। आप माँ होती है। तुम्हारे लिए गुड़ रोटी बनाई है। आप ट्रेनिंग में ज्यादा खाना पीना का ध्यान दीजिए। आज तुम्हारे लिए हम दुल्हन खज के रखे हैं, रिश्ता तय हुआ है। खाना आपको तैयारी गुड़ रोटी है। गुड़ रोटी खाने का शौक है? हाँ जी हाँ। बहुत गुड़ रोटी खाता था। आपसे सारे देश के पिता सीख लें, एक मिसाल कायम की है आपने कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे से ये तक कहता है कि मैं ये नहीं कहेंगे कि कोई अपनी किडनी बेचे, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर बेटे को पढ़ाया, खेत बेचे। आज जिंदगी लाइफ की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जिन्होंने अपनी किडनी बेचने तक की बात अपने बच्चों से कही, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके लिए जब कुछ भी हर्ट करते हैं, दिल में छूता है, तो कितना दर्द होता होगा उस माता पिताजी को। एक महिला थी जिसका एक बेटा था। बेटा 7वीं 8वीं में जब पढ़ने लगा तो वो माँ से कहने लगा कि माँ तुम मत आया करो स्कूल में, क्योंकि माँ उसे छोड़ने जाती थी रोज, क्योंकि माँ कानी थी, एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता था। बच्चे को लगा माँ ही मेरी दुर्भाग्य के कारण है। जब 10वीं में बच्चा फर्स्ट क्लास आया तो उसे जब ऑनर किया जा रहा था तो उसने माँ से कहा माँ तुम मत आना स्कूल में, क्योंकि लोग तुम्हारे वजह से मुझे जो है हे दृष्टि से देखते हैं और मेरी बदनामी होती है। माँ ने कहा ठीक है नहीं आऊँगा। अब बच्चा फिर शहर चला गया पढ़ने और माँ गाँव में ही रह गई, और धीरे धीरे बच्चा शहर में ही सेटल हो गया। वहाँ पर उसने शादी कर ली, परिवार बसा लिया, कभी लौट के घर नहीं आया। 25 साल के बाद उसके गांव से उसके स्कूल का एक चिट्ठी आया कि तुम स्कूल के बहुत टॉपर थे और हम जितने भी इतने सालों में बच्चों ने टॉप किया है उन सबको ऑनर करना चाहते हैं, इसलिए आप आओ। तो उस बच्चे को लगा एक बार चलते हैं, कि उसके पता चल चुका था कि माँ तो मर चुकी है, अब तो कोई है नहीं, तो गाँव जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो गाँव आया। गाँव आने के बाद जब उसका ऑनर हुआ स्कूल से तो उसने सोचा अब गाँव घर पे जाके आता हूँ। घर गया, घर खंडहर हो चुका था। जो खंडहर में ढूंढता हुआ गया तो उसे बचपन याद आई कि मैं यहाँ खेला करता था, यहाँ चला करता था, यहाँ माँ के साथ चलता था, इस घर में मैं इस कमरे में रहता था। तो वो सब जो उसको यादें आई तो उसके पड़ोसी ने एक चिट्ठी दिया। उसने कहा कि ये चिट्ठी आपकी माँ जब गुजर रही थी उस समय उन्होंने दिया था। तो वो चिट्ठी खोल के पढ़ने लगा। उसमें माँ ने लिखा था, बेटा तुम्हें मालूम है मैं एक आंख से कानी क्यों बनी? शायद तुम जान के भी क्या करोगे, नहीं तुम्हें तो यही लगा कि नहीं माँ को तो माँ मेरी कहानी है और उसकी जरूरत नहीं है। तो चिट्ठी में लिखा था कि जब तुम 3-4 साल के थे तो तुम्हारी एक आंख में एक लकड़ी घुस गई और तुम्हारी एक आंख फूट गई, तो मैंने अपनी एक आंख तुमको दी और मुझे लगा कि तुम मेरी आंखों से दुनिया देखोगे, लेकिन तुम्हें तो मैं कानी नजर आई और मुझे लगा था मेरा बेटा कभी भी काना नहीं कहलाए और जिंदगी में कुछ बने। कोई बात नहीं बेटा, जहां रहना खुश रहना। तो माँ की हमेशा अंदर से दुआएं ही निकलती हैं, बच्चे कुछ भी करें। मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा। आज हमारे भारत में कितने बुजुर्ग हैं। इसमें 2 क्लिपिंग पार्ट है। इससे हम किसी की भावनाएं ठेस करना नहीं चाहते हैं। परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से उसके साए से भी प्यार करते हैं,
क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें छुपी है दर्द की दास्तां, अकेलेपन और मायूसी की अनगिनत कहानियां उन लोगों की जो सारी जिंदगी इसी मशक्कत में लगे रहे कि उनका परिवार एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके, उनके बच्चे हर परेशानी से महफूज रह सकें, वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें, अपने पैरों पर खड़े हों। हर इंसान इसी उम्मीद में जिंदगी की भागदौड़ करता है कि जब उसकी उम्र ढलेगी, जब उसे प्यार और आराम की जरूरत होगी, तब उसके बच्चे उसकी हर मुमकिन देखभाल करेंगे, उसका हाथ थामेंगे, उसे सहारा देंगे। लेकिन सालों की दौड़ धूप के बाद अगर बूढ़े हाथों को थामने वाला कोई ना हो, लड़खड़ाते कदमों को संभालने वाला कोई ना हो, बहुत कुछ हो कहने को पर सुनने वाला कोई ना हो, बीमारी आए तो देखभाल करने वाला कोई ना हो, दर्द से कभी आंसू छलके तो उन्हें पूछने वाला कोई ना हो, तो आती है, मिलते हैं वो भी हमें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते, हम भी जाते हैं। मैं इसमें एक दो क्लिपिंग कम कर रहा हूँ, वो क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा दूसरी। कुछ कहना चाहते हैं सब बच्चों से जो अपने माता पिता का इन्होंने जीवन में तो मांगा था अपने कलेक्टर से मिलकर। तो रखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखेंगे। सभी ऐसे थोड़ी होते हैं, कोई 1000 में एक ऐसा होता है, 2000 में ऐसा होता है, कोई सभी ऐसे थोड़ी हुए क्या। हम जितने भी युवा बैठे हुए हैं, इनको एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, क्या समझ में ये कि हम आपको जी कर दिखाएंगे। जीना ये उम्मीद आपके अंदर आनी चाहिए जो आपने कही है अभी। इनको देखिए आप, इन्होंने जिंदगी को जीना सीखा है। ये नाव मेरी क्यों जोग की बारी देर करी। भाटिया जी और उनकी पत्नी एक छोटे से घर में अकेले रहते हैं। वक्त काटे नहीं कटता है, लेकिन कहें भी तो किससे। बेटों के साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो रहा था, तो घर की शांति बनाने के लिए ये अलग हो गए। भाटिया साहब अपनी जुबान से बेशक कुछ न कहें, लेकिन बच्चों से फासले का दर्द इनके चेहरे और इनकी बातों में साफ झलकता है। भाटिया जी, सारी जिंदगी आदमी जब भागदौड़ में लगा होता है, माँ अपने बच्चों को पाल रही होती है, बहुत सारे हम सपने संजो लेते हैं कि बड़े होंगे बच्चे तो ये हमारी सेवा करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे, नाती पोतों को खिलाएंगे, और जब वो उम्र आती है दरअसल और वो सब नहीं मिलता। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि मन में पीड़ा तो है, लेकिन ऐसा है कि पीड़ा के साथ साथ भी क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है हमारे शरीर का, अगर हम पीड़ा की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम शायद वर्तमान को नहीं जी पाएंगे। कितना वक्त हो गया अकेले रहते हुए? हमें 1.5 साल हो गया। बाकी यह है कि हम व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। पर मैं ये नहीं मान सकती कि एक माँ को अपने बच्चों की याद नहीं आती। याद आती है, मिलते हैं वो भी हमें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते, हम भी जाते हैं उनके पास। बाकी ठीक, वो अपने तरीके से रहते हैं, हम अपने तरीके से रहते हैं। तो अलग होने का फैसला किसने लिया कि अब अलग होना है? मैंने शुरू से ही अपनी एक विचारधारा होती है, मैं शुरू से बहुत मॉडर्न विचारों का रहा हूँ। शुरू से मैंने 2 फैक्ट्रियाँ बनाई, तो मुझे मालूम था कि जो समाज भविष्य में आने वाला है उसमें जो मेरी सोच है इसकी ही सत्यता साबित होगी। तो 2 फैक्ट्रियाँ बनाई थी, तो बच्चे कुछ टाइम चाहते थे भी इकट्ठे रह के हम बिजनेस करें, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी करें। तो उन्होंने हमें महसूस किया कि भाई ये इनको हमको अलग कर देना चाहिए। तो हमने उनको मतलब स्वयं ही कोई मतलब प्रसन्नता से, और हमने भी एक अलग अस्तित्व का अपना जीवन शुरू किया। और हम जितने भी ये युवा बैठे हुए हैं, इनको एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, क्या समझ में ये कि हम आपको जी कर दिखाएंगे। ये जज्बा आपके अंदर आनी चाहिए। हम लोगों को, बच्चों को कहना कि हम तुम्हें जी कर दिखाएंगे। हमें एहसास हुआ है कि बच्चों की जिम्मेदारी आपको पता कम नहीं होती है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका शादी ब्याह, उनको सेटल करना,
तो उसमें आदमी को इतना व्यस्त हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि जीवन कब जो है बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, वरिष्ठ हम हो जाते हैं। अकेलापन कभी नहीं लगता? मैंने कहा ना आपको कि भाई ये तो आप मत कहिए कि भाई उसकी पीड़ा नहीं है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि भाई कब तक सोचें उसके? यदि दुखों के बारे में सोचते रहेंगे ना तो फिर कहते हैं कि हम आप एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे आपने कूड़ा फेंकना है तो आप कूड़ा फेंकेंगे तो कई कोठी, जो बनी हुई कोठी होगी उसके आगे नहीं फेंकेंगे, जो अधूरी कोठी होगी आप मौका दे के उसमें कूड़ा फेंकेंगे। तो जहाँ दुख होते हैं ना ज़्यादा, वहीं आदमी और भगवान दुख देता है। तो भगवान को भी हमने बतलाना है, क्या समझ में आई, कि ये जो पुत्र है तेरा ये बहुत विजयी श्री पुत्र है। आप ताली बजा सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? खर्चा बेटे हमने फिर वही ना MIS में हमने अपना कुछ कराए पैसे अपना, उससे हमारी कोई देखे बेटा ऐसा है, हमारे को कोई बुरी आदत तो है नहीं, अपने को दाल रोटी चाहिए सीधी सी। माता पिता मतलब मिलकर और जैसे भी चाहे हालात हों पैसे के, 4-5 बच्चों को पाल लेते हैं, एक कमरे का भी घर हो तो पाल लेते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो 4 बच्चे मिलकर भी अपने एक माता पिता को नहीं पाल पाते। अफसोस तो होता है इन बातों पर। नहीं, ऐसा है, आजकल के हालात ही कुछ ऐसे हो गए, बच्चों की ज़रूरतें इतनी हो गई हैं। पहले बच्चों की पढ़ाइयों पे भी इतना खर्च नहीं होता था, कपड़ों पे खर्च नहीं होता था, और नज़दीकी लोग रहते थे, कोई इतने खर्चे नहीं होते थे। हमें देखना चाहिए कि आजकल के महंगाई के ज़माने में तो बच्चों भी मजबूर हैं, हम बच्चों के ऊपर भी बोझ क्यों बने। तो देखिए। हाँ जोगेंद्र। हाँ जी। अपने यहाँ शनिवार को जो मैसेज होती थी गाने की, उस समय तुम्हारी आवाज़ सुन के पब्लिक बाहर खड़ी रह जाती थी सड़क पे, और वो माहौल एकदम इतना याद आता है कि आज भी वो जैसे कि तैसी तस्वीर सामने आती है। वह क्या दिन थे वो। ऐसा ही चलता रहे ज़िंदगी, और वो यादें अपन मन में जो सहेज कर रखी हुई हैं वो सुन सुन के, और ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। लेकिन अब ठीक है, जो कुछ भी है। पुराने दिन याद आते हैं। तो क्या करते हैं दिन भर, कैसे बीतता है आपका दिन? देखिए, मैं वानप्रस्थ आर्य समाज मंदिर मैं वहाँ पे हमने दोनों ने एक कमरा लेके वहाँ रह रहे हैं। उसमें गुरुकुल है, 120 बच्चे हैं जो वहीं उनके रहते हैं, हॉस्टल भी है उनका। मैं सुबह 8 से 12 उनको पढ़ाता हूँ। फिर मैं म्यूज़िक में बहुत पुराना 61 का MA हूँ, तो मैं 5 से 7 जो है म्यूज़िक कॉलेज चलाता हूँ। कोई भी आए, मैं किसी से कुछ लेता वेता नहीं हूँ। संगीत को कभी आपने अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया? मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं संगीत के क्षेत्र में जाऊं। मैंने संगीत के क्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो में टेस्ट भी दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने ज्वेलसी बस मतलब ईर्ष्यावश में, जब मैंने कहा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूं, उन्होंने मुझे सिंदूर पका हुआ पान में दे दिया। उसके बाद मैं 2 साल तक बहुत बीमार भी रहा और गला भी मेरा खराब हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे संगीत को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो इस तरह बनाया। आज आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सारे युवा पीढ़ी को, बच्चे जो अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख पाते हैं, छोड़ देते हैं अकेला? मैं देना चाहूँगा, मैंने इसी के ऊपर ये लिखा है बेटा, मुझे लगता है आपको बच्चों को भी अच्छा संकेत जाएगा। आजा नच लवे काका काका, मैंने अपने आप को काका माना है, छोटा बच्चा। आजा नच लवे काका काका, 60 वरियां तो ऊपर काके, नच के मचा दो धमाका। आजा नच लवे काका काका, आजा नच लवे काका काका, आजा नच लेनी काकी काकी, कोई श्रृंगार न रह जाए बाकी। आजा नच ले काका काका, 60 वरियां तो ऊपर काके, नच के मचा दो धमाका। आजा नच ले काका। ये जिंदा दिली आप में आनी चाहिए। अब मैंने संदेश दिया है,
सज धज के तुसी जाया करो जी जेड़ा जवाना दा इलाका नच ले काका काका आज नच ले काका काका 60 वरियां तो ऊपर काके नच के मचा दो धमाका नच ले काका। गली मोहल्ले वाले सारे कहने लग पैन, जब सज धज के जाएंगे तो गली मोहल्ले वाले भी तो कहेंगे ना कि ये बूढ़ा कहाँ जा रहा है भाई। गली मोहल्ले वाले सारे कहने लग पैन, मोया अजे भी लगदा है बांका काका काका। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, जितनी मैं एक और पॉजिटिव थिंकिंग क्लिपिंग आज आपको आपने दिखाऊंगा सिखाई इसमें, है, फिर हम आगे शायद बढ़ेंगे। उसका हम कुछ हिस्सा भी सीख पाए तो हम भी जब हमारा बुढ़ापा शुरू हो आएगा तो जाएगा। धन्य हो जाएंगे। अगर आपकी तरह जीना सीख पाए। इतना खूबसूरत आप गाते हैं ना, आपके लिए एक तोहफा है। ब्रजमोहन गर्ग वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, दफ्तर, घर, रिश्तेदारों के बीच हर जगह उनका अपना एक रुतबा था। जिंदगी में पहला बड़ा झटका तब लगा जब पत्नी वक्त से पहले चल बसी और उन पर छोड़ गई इकलौते बेटे की जिम्मेदारी। अकेले पिता ने बेटे को काबिल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और जब उसके कदम बहकने लगे तो एक माँ बनकर उसका सहारा भी बने। लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो वो आज बिल्कुल अकेले हैं। ब्रजमोहन जी, कितने साल से आप एक ओल्ड एज होम में रह रहे हैं? मैं यहाँ पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। लेकिन आपका तो घर परिवार है, बेटा बहू, क्यों रहते हैं? हाँ नहीं, बेटा बहू है, लेकिन उनसे हमारे कुछ वैचारिक मतभेद हैं, जिसकी वजह से घर में क्लेश को बचाने के लिए हमने अलग रहना ज़्यादा बेहतर समझा। क्योंकि बेटे ने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि डैडी आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने दीजिए। बहुत बड़ी बात है ना कि कोई बच्चा कह दे आपने अपनी जिंदगी गुजार ली, वो बच्चा जिसके लिए ही सारी जिंदगी बिताई थी। नहीं, अब देखिए, बच्चे के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी कि इसको कहीं सेटल कर लूं। हमने उसके लिए टाइम से पहले VRS लिया और उसके लिए एक दुकान खोली। रोटी कमाने का कोई जरिया तो होना चाहिए। बेटे के लिए आपको अपना घर भी बेचना पड़ा? हाँ, घर बेचा मैंने बेटे के लिए, क्योंकि कुछ जब दुकान कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो उसका कुछ कर्जा हम पर ड्यू हो गया, इस वजह से हमें घर बेचना पड़ा। उस दौरान आपकी पत्नी भी चल बसी? हाँ, पत्नी का देहांत उससे पहले हो गया था। वो 1987 में चल बसी, उनको कैंसर था। अकेले आपने बेटे को पाला, इतने साल संभाला? हाँ, क्या किया जाए, अब वक्त का तकाजा ऐसा था कि भाई अब बच्चे को ज़रूरत थी कि हमें, हमारी जिम्मेदारी थी कि बच्चों के, और माँ बाप की जिम्मेदारी होती भी है कि बच्चों को पालें पोसें, जैसा भी है वो। तो क्या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती कि माता पिता का ध्यान रखें बुढ़ापे में? नहीं, होती तो है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आज के ज़माने में बच्चे अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। उन्हें माँ बाप के प्रति कोई संवेदना नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। आज मुझे घर छोड़े हुए 7 साल हो गए हैं। मेरा बच्चों के प्रति अभी भी प्यार है। अभी भी मेरे जो 2 पोते हैं वो स्कूल जाते हैं, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी आज भी मुझ पर है। कभी उन लोगों ने कोशिश नहीं की कि आप उनके साथ रहें? नहीं, कोशिश की 1-2 बार। उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस आ जाइए घर में, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बेटा मैं अब बहुत आगे निकल चुका हूँ, अब मेरे लिए वापस आना मुश्किल है। बच्चे को लेकर कोई कड़वाहट नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमारा आपस में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है बच्चों को लेकर, क्योंकि हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है जिसका हमें बंटवारा करना है। वो अपना खाते हैं पीते हैं, हम अपना खाते हैं पीते हैं, तो इसलिए कोई झगड़ा कोई नहीं है। वैचारिक मतभेद हैं। जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई है घरौंदा में। हाँ, साथी हैं, बहुत साथी हैं, 25 आदमी हैं वहाँ हमारे साथ रहने वाले, तो सब साथी हैं, दोस्त हैं, एक परिवार है। और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इसी ओल्ड एज होम में रहती हैं विमला जी, मेजर की बेटी, इंजीनियर की पत्नी। खुशहाल जिंदगी में पहला तूफान तब आया जब पति की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई। उनका सहारा थे उनके 2 बेटे, लेकिन पति के देहांत के बाद दोनों ने मुंह मोड़ लिया। आज विमला जी भी हमारे बीच हैं। विमला जी, आप बताना चाहेंगे आज क्या परेशानियां थी?
कोई भी अपनी मर्जी से तो मुझे लगता है ओल्ड एज होम में नहीं आता। जी नहीं आता, बस ऐसे ही कुछ हस्बैंड के जाने के बाद घर में छोटी मोटी बातें हो ही जाती हैं जो कभी इंसान को बर्दाश्त होती है, कभी नहीं बर्दाश्त होती। इस वजह से उसे घर छोड़ना ही पड़ता है। आपको अचानक ही फैसला लेना पड़ा था? जी हाँ, मुझे बिल्कुल अचानक लेना पड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं? जी हाँ। मिलकर एक अकेली माँ को अपने साथ नहीं रख सकते? 3 बेटियां हैं, 2 बेटे। आप जानते हैं बेटियों के पास तो माँ बाप का रहना वैसे भी उचित नहीं है। और मुझे लगता है इस सोच को भी बदलने की जरूरत है। अब नई पीढ़ी को इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। अब माता पिता अपनी बेटियों पर उतना ही खर्च करते हैं जितने बेटों पर, उतना ही पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन क्यों ये एक रिवाज बन गया है कि बेटी के घर माता पिता नहीं रह सकते? आपको लगता है आप बेटियों के पास रहना चाहती तो वो रख लेती है आपको? जी ऐसा है ना कि उनका भी परिवार है, उनके सास ससुर हैं, तो मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? अकेलापन होता है? अकेलापन तो नहीं होता क्योंकि हम 20-25 लोग हैं। घर साहब भी वहीं से हैं और हमारे साथी हैं जो हम मिलजुल कर आपस में रहते हैं, कभी गा लेते हैं, कभी रो लेते हैं। मैंने सुना है गर्ग साहब और आपके बीच तो एक कॉमन इंटरेस्ट है म्यूजिक का। शौक है आप दोनों? कुछ आपको गजल गाने का शौक है, मुझे कुछ थोड़ा सा शेर व शायरी का शौक है। आपको सुनाइए। आप गैरों की बात रहने दें, मैंने अपने भी आजमाए हैं। कितने दर्द। आप गैरों की बात रहने दें, मैंने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, मैंने फूलों से जख्म खाए हैं। आज आप लोग कुछ कहना चाहते हैं उन बच्चों से जो अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, चाहे घरों में या ओल्ड एज होम्स में? नहीं, हम तो सिर्फ बच्चों के लिए यही संदेश दे सकते हैं कि जिन कंधों पर बैठकर आपने ये दुनिया देखी है, आप उन कंधों को कभी झुकने मत देना। अपनी सांसें आपके अंदर फूंक कर आपको जिंदा रखा है, उन सांसों को रुकने मत देना। इनके भी आगे बच्चे होंगे, तो ये आज अगर उस पीढ़ी को ये सिखाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, तो मैं समझता हूँ शायद कुछ वक्त बदल जाए। बच्चों से यही मेरी यही मतलब प्रार्थना समझो या माँ का आदेश समझो कि जैसे हम लोगों के साथ बीती है ऐसे आप लोग आपके माँ बापों के साथ ना बीते। बच्चे चाहे माँ बाप को कितना दिल दुखा रहे, लेकिन माँ बाप के मन से कभी उनके लिए बदवा नहीं। वो यही चाहते हैं जहाँ भी हमारे बच्चे रहे सुखी रहे। कभी इंतजार रहता है कि बच्चे आके वापस ले जाएं घर? जी हाँ, सोचते तो हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियाँ। अगर हमारे वहाँ ना रहने से उनको खुशी मिलती है तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ हम हैं वहाँ ठीक है, उनको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। गर्ग साहब, विमला जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच आए, हमसे ढेर सारी बातें की, और जैसा आपने कहा अपनों से भले ही बहुत सारे जख्म मिले, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि आपने ओल्ड एज होम में आने के बाद जो नए रिश्ते बनाए हैं, जो अपने नए साथी नए दोस्त बनाए हैं, उनके साथ आपकी आगे की ज़िंदगी हंसते खेलते कटे। और चूंकि आप दोनों को शेरो शायरी का, गज़लों का इतना शौक है, हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं।